डायरी के पन्ने पाठ में हम पढ़ रहे हैं कि एन बता रही है कि एक दिन अचानक पीटर बहाने से उसके पापा को लिवा के जाता है और तभी नीचे जो उनका जहाँ वो लोग रहते हैं नीचे धमाके की आवाज़ आती है। इसके पापा ऊपर आते हैं और बोलते हैं सब लोग ऊपर चले जाओ क्योंकि पुलिस के आने की आशंका है, क्योंकि धमाका हुआ था वहाँ पे। आगे अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था, बत्तियां बुझा दी गई थी। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम जाकर ऊपर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वापिस ही नहीं आए। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था, बुककेस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया था। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब उसने जोर के धमाके सुने। वह नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ का आधा फट्टा गायब है। वह लपक कर ऊपर आया, होम गार्ड्स को चौकन्ना किया। वे चारों लपके नीचे आए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेधमार अपने धंधे में लगे हुए थे। बिना सोचे समझकर मिस्टर वानदान चिल्लाया, पुलिस! बाहर भागने की आवाज आई। सेधमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले, लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सेधमारों की ढिठाई पर हैरान थे। मिस्टर वानदान पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वानदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टार्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है, उन आदमियों में से एक भुनभुनाया। लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब वे पुलिस के बजाय सेधमारों वाली हरकत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डशील और मिस्टर वानदान ने डशील साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाजा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फोन को नीचे फर्श पर पटका। आखिरकार चारों बुककेस के पीछे पहुंचने में सफल हो ही गए। अब तक दिया है बताया, चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चोर इनके गोदाम तक आ गए हैं और ये लोग चोरों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। चोर पुलिस के वेश में आए थे और उजाले में पता चला कि वो चोर हैं। आगे मंगलवार 13 जुलाई 1944 मेरी प्यारी किट्टी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया। इस हिसाब से मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। मुझे काफ़ी सारे उपहार मिले। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, चड्डियों का एक सेट, 2 बेल्टे, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डशेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मीएब की तरफ से मिठाई, वेब की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कॉपियाँ। सबसे बड़ी बात, मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने में ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ और जुटा ही नहीं पाया। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं, उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी हैं। कल चर्चिल, स्नटश, आइजनहावर तथा आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गांव में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टारपीडो नाव में थे। इसके तटों पर गोलाबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं डर किस चिड़िया का नाम है। जन्मजात बहादुर है। बोल रही इसका एक और वर्षगांठ बीत गया। इसके अनुसार ये 15 वर्ष की हो गई। वहाँ पे रहने वाले सब लोगों ने जिनको जो हो सका वो उसको उपहार दिए थे। फिर ये बता रही है, नाम बताया, चर्चिल एवं टारपीडो 2 सैनिक हैं। बोल रही है बहुत बहादुर हैं। ये उन जगहों पे गए थे जिस पर ब्रिटिश ने पहले कब्जा किया था और उसको इन लोगों ने मुक्त कर दिया था। बता रहे हैं इनको, इनमें से जो चर्चिल है वो डर किस चिड़िया का नाम है वो जानता नहीं, मतलब बहुत बहादुर है, मृत्यु से भी वो नहीं डरता है। यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों की मूड की था पाना बहुत मुश्किल है। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ली और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े। जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं है, नहीं जानते कि वे कितनी गलती पर हैं। उनके तर्क का कारण इतना भर है कि ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हालैंड को आज़ाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। हालैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आज़ाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हालैंड में रुकना नहीं चाहिए।
इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगें, डच ईस्ट इंडीज को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपें और थके टूटे हारे लूटे पीटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएं। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब यह होना ही समाप्ति का संकेत होता, सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। ये बता रही है कि यहाँ पे डच लोग, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश है उसे युद्ध करते जाना चाहिए, हॉलैंड को उसके असली हकदार को सौंप देना चाहिए, फिर वापस अपने देश को चले जाना चाहिए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि कितने मूर्ख हैं ये लोग। ब्रिटिश को जर्मनी से समझौता करने के बहुत मौका मिले थे, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। यदि वो समझौता कर लिया होता तो सब कुछ समाप्त हो जाता और स्थिति बहुत बुरी हो जाती। इसके आगे कल उसकी समीक्षा पढ़ते हैं कि इस युद्ध के बारे में उसकी क्या समीक्षा है।